हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो आई होप कि मैं आपको इस लेक्चर में एक सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझा सकूं। राइट, तो आप चलिए देखिए इसको। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पूरे तरीके से एनसीईआरटी से कवर करेंगे और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ईजी है, ठीक है ना। आपको पता नहीं क्यों टफ लगता है, दिस इज वेरी इजी। लेट्स स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स। आप जानते हो प्राइमेट्स जो है, प्राइमाटा एक ऑर्डर है, राइट, जो एनिमेला किंगडम के अंदर आता है। इसमें आपको तीन ग्रुप्स बेसिकली याद रखने हैं, जैसे मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो हमारा हम होमोसेपियंस है, ह्यूमन बींग्स, हमारा ऑर्डर भी प्राइमाटा है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एक्चुअली में प्राइमेट्स में चलता है, जो कि एक मैमल है। जो कि अगर हम बात करें काउज की या कोई और मैमल्स की जो कि नॉन प्राइमेट्स है, उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलता है, आप जानते हो, ठीक है। तो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट इज कॉल्ड मेनार्क। तो पहला जो मेंस्ट्रुएशन है, ये साइकिल जो चल रहा है, ये साइकिल चलना स्टार्ट कब हुआ? जब हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ स्टार्ट हुआ, यानी कि जब हम एडोलेसेंस पे आए तभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगा। और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि अब जो है हम एडोलेसेंस पे आ चुके हैं और अब जो है लाइक इस साइकिल के चलने से प्रेगनेंसी हो सकती है, राइट। ओके, तो जब एडोलेसेंस होता है किसी भी फीमेल का, जब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकली वो एज अ फीमेल डिफरेंट हो जाती है एज अ मेल से, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना स्टार्ट हो जाता है। और आप जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने में किसका रोल है? आपके पिट्यूटरी के हार्मोन्स का, एलएच और एफएसएच का, राइट। और इन दोनों के इन्फ्लुएंस में जब ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होने लगते हैं तो वो सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। सो आप जब प्यूबर्टी पे आते हो उस टाइम पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ओवरी से निकलने लगते हैं, एंड दीज टू हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसमें से जिस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में से एक एग्जाम्पल है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलना। यानी कि अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने लगा, इसका मतलब है कि शी इज at her puberty, she has crossed her puberty, and now she is gonna exhibit the secondary sexual characters of a female, which are not exhibited by any other gender like males, right. The first menstruation begins at puberty and this is known as menarche, and जब वो खत्म होता है तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, जो लाइक 45 टू 50 ईयर्स पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना बंद हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलना बंद हो जाता है उस टाइम पे क्या होता है, ये जनरली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, पिट्यूटरी से तो है एलएच और एफएसएच निकलते रहेंगे, लेकिन ये जो है ओवरी पे भी एक्ट करेंगे, पर ओवरी से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मतलब ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर, कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो गोनाडोट्रोपिन्स निकलते हैं, पर ओवरी इज नॉट गोना एग्जिबिट एनी रिस्पॉन्स टू द गोनाडोट्रोपिन्स, राइट। ओके, इन human females the menstruation is repeated at an average interval of about 28 to 29 days, and the cycle events starting from one menstruation to the next one is known as menstrual cycle. देखिए, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है, जनरली हम मेंस्ट्रुएशन को मेंसेस बोलते हैं, जिस टाइम पे ब्लड जो है वो आपका जो इंडोमेट्रियम का जो लाइन है, जो ओवरी सॉरी जो यूटेरस है उसका जो इंडोमेट्रियम है, जब वो फॉल करता है, जब ब्लड बाहर आता है तो उसको हम मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस बोलते हैं। तो वही यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्लियर किया है कि जो मेंस्ट्रुएशन है ये कब रिपीट होता है। जैसे मान लो कि ब्लड जो है वो एक पर्टिकुलर डेट को निकला, उसके फिर 28 दिन के बाद दोबारा ब्लड बाहर आएगा। तो यही जो मेंस्ट्रुएशन है या ब्लड का जो बाहर आना है या मेंसेस है, इट इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 टू 29 डेज। एंड जो साइकिल्स जो एक मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक जो भी साइकिल 28 दिन का चल रहा है, इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 दिन का होता है, जिसके ठीक बीचों बीच यानी 14th डे पे एक एग बाहर निकलता है ओवरी से। सो वन ओवम इज रिलीज, और ओवम के रिलीज को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। लेट मी क्लियर वन थिंग, कि जो ओवरी से निकल रहा है वो ओवम नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी oocyte। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब उसका जो है मियोसिस 2 यानी कि मेटाफेज पे जो हॉल्टेड है वो कवर होगा, और तब जाके वो ओवम बनेगा। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आया तो आप बस इतना समझो कि जो ओव्यूलेशन होता है उसमें ओवम बाहर नहीं आता है, बल्कि सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। अगर उस सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन हुई तब जाके वो ओवम में कन्वर्ट होगा। ओके, सो ये थोड़ा सा रॉन्ग है कि one ovum is released, right, यहाँ पे होना चाहिए one secondary oocyte and ovulation during the is released during the middle of each menstrual cycle, yes, middle of each menstrual cycle। जैसे आप इस ग्राफ को देख सकते हो, यहाँ पे 29 डेज का है, मान लो 28 दिन का, राइट। तो 28 दिन के ठीक बीचों बीच ये जो 14 डे यहाँ पे है, 13 और 15 के बीच में, यहाँ पे आपको ओव्यूलेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी कि ओव्यूलेशन यानी सेकेंडरी oocyte का निकलना बीच में होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के, राइट।
अगर आप पहले से भी एक बार पढ़ चुके हो, आई होप आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो तभी आप इस वीडियो को देखने आए हो, तो मैं इसको एक ब्रीफली क्लियर कर दूं कि देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये खाली आपके यूटेरस में नहीं चलता है, ये खाली आपके ओवरी में नहीं चलता है, ये आपके ओवरी में भी चलता है और यूटेरस में भी चलता है। यानी जो साइकिल है, ये जो साइक्लिक चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, ये ओवरी में भी देखने को मिलते हैं और हमारे यूटेरस में भी देखने को मिलते हैं। एनसीईआरटी ने अच्छे से क्लियर किया है कि ये देखो यूटेरस में क्या हो रहा है, यूटेरस में जो भी होता है इसको हम यूटेराइन इवेंट लिखते हैं, या फिर ओवरी में क्या होता है तो इसको हम ओवेरियन इवेंट लिखते हैं। तो ओवरी में क्या होता है, पहले फॉलिकल्स जो होते हैं पहले से, जो प्राइमरी फॉलिकल है, फिर वो सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर टर्शरी फॉलिकल में, फिर ग्राफियन फॉलिकल में, और फिर ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो ये सारा जो है ये ओवरी में चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये प्राइमरी फॉलिकल है आपका, है ना, ठीक है, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ये और ये दोनों, ये जब साइज में बड़ा हो गया तो ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल बाद टर्शरी फॉलिकल बना, इसमें छोटा सा आपको एंट्रम दिख रहा है, ये एंट्रम जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो एक मैच्योर फॉलिकल बन जाएगा जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ओव्यूलेशन हमेशा ग्राफियन फॉलिकल में होता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो चुका है। अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम में ल्यूटीन नाम का एक फोटोपिगमेंट एक पिगमेंट होता है जो येलो कलर का होता है, राइट। सो येलो कलर के उस पिगमेंट जो उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो भी कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में येलो कलर का पिगमेंट होता है ल्यूटिन, जिसकी वजह से येलो दिखते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक बड़ा सा कॉर्पस ल्यूटियम दिख रहा होगा। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एलएच जो है वो मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकाल सके और प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। जब प्रेगनेंसी हुई नहीं तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का क्या ही काम है, तो वो क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर आप यूटेरस को देखोगे तो यूटेरस के केस में आपको क्या दिख रहा है, यूटेरस के केस में आपको दिख रहा है कि फर्स्ट 4 डेज में क्या होता है, मेंसेस यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। जब ये 4th या 5th डे पे खत्म हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके यूटेरस धीरे धीरे क्या होता है, प्रोलिफरेट होने लगता है, यानी कि सेल डिवीजन होने लगता है इंडोमेट्रियम में, क्योंकि यहाँ पे इंडोमेट्रियम टूट के यहाँ पे ब्लड निकला था तो अब इंडोमेट्रियम बनने लगेगा। तो दिस पर्टिकुलर स्टेज जो कि आपको 5th डे टू लाइक 40th डे देखने को मिलता है, जो कि लगभग 8 से 9 दिन का होता है, दिस पर्टिकुलर फेज इज नोन एज द प्रोलिफरेटिव फेज, अगर हम बात करें यूटेरस के लेवल में। लेकिन दिस पर्टिकुलर फेज इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज अगर हम बात करें ओवरी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओवरी में इसी इसी ड्यूरेशन में फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, और फॉलिकल्स डेवलप होते हैं तो वो ईस्ट्रोजन निकालते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ओवरी से निकलने वाले इस ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हुआ है, इस 7th to 13th डे के बीच में क्या हुआ है कि आपके जो है ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, और डेवलपिंग ओवेरियन फॉलिकल ईस्ट्रोजन निकालते हैं, इसलिए ओवरी के जो हार्मोन ईस्ट्रोजन इसका लेवल यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ईस्ट्रोजन का 2 बार आपको साइकिल में लेवल बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके 2 पीक्स होते हैं। इसका रीजन क्या है, पहला पीक तो आप जान रहे हो कि जो ओवेरियन फॉलिकल जो डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से यहाँ पे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है। लेकिन जो दूसरा पीक है, यानी कि दूसरी बार इस ल्यूटियल फेज में किसने ईस्ट्रोजन निकाला, तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो येलो वाला कॉर्पस ल्यूटियम है, यही ईस्ट्रोजन भी निकालता है और प्रोजेस्टेरॉन भी निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज्यादा इसका मतलब निकालने का रोल है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉर्पस ल्यूटियम इज यूज्ड टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स प्रेगनेंसी थ्रू प्रोजेस्टेरॉन। तो ज्यादा बच्चों को लगता है कि कॉर्पस ल्यूटियम secretes only progesterone, but this is wrong. It secretes progesterone as well as estrogen. तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों बढ़ता हुआ दिखा आपको रेड वाला, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे है अच्छे खासे डेवलप्ड स्टेज में। लेकिन यहाँ पे इस्ट्रोजन भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम ने ही दोनों चीज सिक्रेट किया है। यू हैव टू रिमेंबर, ओवरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इस्ट्रोजन का 2 पीक दिखता है, पहला पीक डेवलपिंग फॉलिकल्स की वजह से, दूसरा पीक कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। जबकि प्रोजेस्टेरॉन का खाली 1 पीक है जो कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन निकलता ही है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। आप यूटेरस में देख रहे हो, पहले मेंसेस हुआ, फिर ये प्रोलिफरेशन हुआ, उसके बाद इस फेज को जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद जो अच्छे खासे डेवलप्ड इंडोमेट्रियम आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पर्टिकुलर फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम पर रहता है इसलिए हमने इसको ल्यूटियल फेज कहा। और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम अब छोटा हो गया, अब ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकाल पा रहा क्योंकि ये छोटा हो चुका साइज में, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए ये जो है वो रिग्रेस हो गया है। तो इसका मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि इंडोमेट्रियम अब मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो इंडोमेट्रियम अब टूटने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है। एंड एज यू नो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी थोड़ा ब्लड दिख रहा है, अभी तुरंत ठीक हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि हमको यहाँ पे पिट्यूटरी के भी हार्मोन्स पढ़ने हैं, हमको 2 हार्मोन्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पिट्यूटरी के हार्मोन और हमारे ओवरी के हार्मोन। पिट्यूटरी से निकलता है गोनाडोट्रोपिन, गोनाड्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन एलएच और एफएसएच। आप जानते हो कि अगर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है तभी वो जाके ओवरी पे काम करता है और फिर ओवरी हार्मोन्स निकलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एफएसएच है, आप इसको देखो, ये एफएसएच जो है
ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम ही है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, यानी फॉलिकल्स को बड़ा करना। तो जब ये मेंसेस जब हो रहे होते हैं तब ये एफएसएच धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगता है, और ये क्या कराता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, यानी प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर ग्राफिन फॉलिकल। आप देख रहे हो कि जब ये 14th डे जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन इसका एक पीक आता है, किसका, एफएसएच का, ताकि क्या हो कि फॉलिकल्स जो अच्छे से पूरी तरीके से डेवलप हो जाए और ये ग्राफिकन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या होगा, अब जो है आपका एलएच, एलएच सर्ज, आप बहुत फेमस है एलएच सर्ज, आपने सुना होगा कि एलएच का जो पीक है, एलएच का जो सर्ज है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। और आप देख रहे हो ठीक 14th डे के जस्ट पहले ये ब्लू वाला लाइन एलएच का पीक दिखा रहा है, क्योंकि एलएच पीक पे चला जाता है तभी जाके क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन होता है, एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एक सेकेंडरी ओसाइट को निकालता है। ठीक है, और फिर ये एलएच जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि एलएच के घटने से ही कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होने लगता है। एलएच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। और वही ये एफएसएच अब क्या हो रहा है, अब ये पहले तो पीक पे गया फिर घटा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि अब इसको और फॉलिकल्स को डेवलप कराना है फॉर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ताकि वो फॉलिकल्स क्या हो सके, अब फिर से जो है वो डेवलप हो सके, और फिर से अगले महीने एक ओवम या फिर आप कह सकते हो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के थ्रू बाहर निकले, राइट। बस इतनी सी बात है। तो अब आप समझ गए होंगे, आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, हम एक बार एनसीईआरटी पूरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से और समझ में आ जाए, राइट। द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन दिस फिगर एंड वी हैव डिस्कस्ड द पूरा का पूरा जो भी ऊपर फिगर है, ग्राफ है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज मतलब ब्लड का बाहर आना, एंडोमेट्रियम का टूटना, व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, यस, डिपेंड करता है ना कितने डेज का है, राइट, ओके। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द endometrium lining of the uterus and the blood vessels which form liquid that comes out through the vagina। देखिए, एक्चुअली में जो भी ब्लड बाहर आ रहा होता है थ्रू द वजाइना, एक्चुअली में ब्लड क्लॉट हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल जब इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन फिर एंजाइम्स निकलते हैं यूटेरस के वॉल से ही, जो कि उस क्लॉट को तोड़ देते हैं ताकि ब्लड जो है हमेशा लिक्विड फेज में ही बाहर आए, राइट। तो menstrual flow occurs due to the breakdown of endometrium lining of the uterus and the blood vessel which forms liquid that comes out through the vagina। The menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized, yes। अगर अगर आपको menstruation हो रही है, अगर आपकी periods आ रही है, अगर आपकी menses हो रही है, इसका मतलब है कि आपका ओवा, आपका secondary oocyte fertilize नहीं हुआ है, आप प्रेगनेंसी में नहीं हो। लेकिन अगर आप की सेकेंडरी oocyte की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, एक फर्टिलाइज ओवम बन जाता है, तब तब क्या होगा, तब जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहा तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटेगी और ब्लड बाहर आएगा। तो फिर जो भी ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, जो भी बेबी बनने वाला होगा, उसको तो न्यूट्रिशन मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलता कैसे है, प्लेसेंटा जो है वो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग से ही फॉर्म होता है, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो यानी कि वो जो ब्लड जो टूट के बाहर आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स बाहर आ रहे हैं, उनका बाहर आना जरूरी नहीं है। अगर वो बाहर आ जाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट होते तो इसका मतलब है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती, आपकी मेंस्ट्रुएशन रुक जाती, आपकी पीरियड्स रुक जाती, आपका ब्लड बाहर नहीं आता ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 days ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। So the menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of the menstruation may be indicative of pregnancy. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका menstruation रुक गया है तो you are pregnant, because कभी कभी poor health या stress की वजह से भी menstrual cycle रुक जाता है। Now the menstrual phase जो कि menses है, जिसमें blood बाहर आ रहा है, it is followed by the follicular phase। ऐसा हम इस phase को नाम इसलिए देते हैं क्योंकि जब भी मेंसेस हो जाते हैं उसके बाद ओवरी में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, इसलिए हम इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। और यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो भी प्रोलिफरेट होता है, डिवाइड होता है, इसलिए इसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through proliferation। इसलिए हम इसको एक proliferative phase या फिर follicular phase भी बोलते हैं। आप शायद जो है oogenesis जानते होंगे कि oogenesis में प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं, फिर टर्शरी, फिर ग्राफियन। ठीक है, मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि इन फॉलिकल्स में क्या डिफरेंस है। अभी मैं बस ऐसे बोल के बता दे रही हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल है उसमें प्राइमरी oocyte होता है, और बाहर में जो काफी सारे सेल्स जो है उसको घेरे हुए होते हैं, जो कि एक फॉलिकल बनाता है। सेकेंडरी फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा बड़ा होता है साइज में, और उसके ऊपर एक क्या होता है, आपको थीका दिखता है। टर्शरी फॉलिकल क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में आपका जो है वो प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होता है,
और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा लेयर जो थीका का था वो थीका एक्सटर्नल थीका इंटरनल में टूट जाता है। और जो आपका लास्ट में जो ग्राफियन फॉलिकल है और टर्शरी फॉलिकल में आपको एंट्रम भी दिखता है जो कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। और जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज एंट्रम में, और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या होता है उसमें ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ओके, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके, द सिक्रीशन, these changes in the ovarian uterus are induced by the change in the level of pituitary and ovarian hormone. अब जानते हो पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से ओवरी में चेंजेस आता है और ओवेरियन हार्मोन की वजह से यूटेरस में चेंजेस आता है। Now the secretion of gonadotropin, LH and FSH increases gradually during the follicular phase. आप अपने अपने ग्राफ को देखते रहना कि जो LH और FSH है वो क्या होता है, वो बढ़ता है ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तभी तो FSH के बढ़ने की वजह से फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, और LH भी बढ़ता है ताकि फॉलिकुलर फेज में बढ़ता है ताकि LH सर्ज हो सके एट द एंड ऑफ द फॉलिकुलर फेज, जिससे क्या हो सके, ओव्यूलेशन हो सके। एंड स्टिमुलेट्स द फॉलिकुलर डेवलपमेंट and as well as the secretion of estrogen by the growing follicles. Obviously follicles develop होंगे तो estrogen तो निकलेगा ही। Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle. Yes, FSH भी पीक पे जाता है क्योंकि वो फॉलिकल्स को पूरी तरह से डेवलप करा चुका है, वो नीचे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। अब आगे जो है ल्यूटियल फेज चलने वाला है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट का क्या ही जरूरत है, फॉलिकल तो अब रप्चर होने वाला है। एलएच भी पीक इसलिए लेता है क्योंकि एलएच सर्ज से क्या होता है हमारा, एलएच सर्ज से हमारा जो है वो ओव्यूलेशन होता है। 14 डे एक्चुअली जो है वो एक नॉर्मल एवरेज फीमेल्स का देखा गया है कि 14 डे इज द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि नॉर्मल फीमेल्स का 28 चलता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, राइट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम। द रैपिड सिक्रेशन ऑफ द एलएच leading to its maximum level during the mid-cycle is known as LH surge and induces the rupture of the Graafian follicle and thereby release of ovum ovulation. I think this statement is wrong. The release of secondary oocyte be a right statement. The ovulation, ovulatory phase is followed by a luteal phase, जिसमें क्या होता है आपको, the remaining part of the Graafian follicle is converted or transformed as a corpus luteum, and the corpus luteum secretes large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of endometrium or the maintenance of pregnancy, because endometrium है तभी pregnancy होगी. Such an endometrium is necessary for the implantation of the fertilized ovum, actually implantation of blastocyst, because blastocyst gets implanted, right, and other events of pregnancy. During pregnancy all the events of the menstrual cycle stop. Yes, this is very important. pregnancy के टाइम पे सारे menstrual cycle के events रुक जाते हैं क्योंकि menstrual cycle ही रुक जाता है, and there is no menstruation. Yes, menstrual fluid भी बाहर नहीं आता. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, क्योंकि corpus luteum काम ही है कि अगर fertilization हुआ है तो जाके pregnancy को वो maintain कर सके, until unless placenta खुद से human chorionic gonadotropin ना बनाए, progesterone ना बनाए, right? तो चलिए हटाइए ये सारी बातें, हम लोग अभी menstrual cycle पढ़ रहे हैं. This causes the disintegration of the endometrium leading to the menstruation and marking a new cycle. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब जाके एक नया साइकिल बनेगा और फिर से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब एंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो टूट के बाहर आएगा. इन ह्यूमन बीइंग्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर ऑफ एज, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज मेनोपॉज, जिसमें गोनाडोट्रोपिन तो निकल रहे होते हैं पर गोनाड्स रिस्पांस नहीं करते. एलएच और एफएसएच तो बन रहा होता है पर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं आता. The cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between the menarche and the menopause. Yes, for a female to have a normal BMR, basal metabolic rate, normal menstrual cycle is very much important, right? Now let's understand the menstrual hygiene. The maintenance of hygiene and sanitation during menstruation is very important. Take bath and clean yourself regularly, and use sanitary napkin and clean homemade pads. And change sanitary napkin or homemade pad just like after every 4 to 5 hours as per the requirement. If you have heavy flow then you can change like इससे पहले भी आप change कर सकते हो. Dispose of the used sanitary napkin properly, wrapping it with a used paper. Do not throw the used napkin in the drainage in the drain pipe of toilet or in the open area. And after handling napkin, wash hand with soap. Yes, proper sanitation is very very important in order to prevent some like infections and other things. So I think ये menstrual cycle बहुत easy था, छोटा सा था, ये हमने डिस्कस कर लिया है. इसके बाद जो है मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके oogenesis पे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल अकेले किसी को समझ नहीं आएगा जब तक वो oogenesis ना समझ ले. ठीक है, तो चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis हम लोग इसके जस्ट बाद डिस्कस करेंगे oogenesis. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट.